Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.6। और अभी तक की जो हमने वीडियोस में डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया है बेटा ग्राफिक मेथड और एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में भी हमने 3 मेथड्स इंट्रोड्यूस किए थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इन सभी मेथड्स में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था। बट जो आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक बच्चे इंट्रोडक्शन ऑफ 3.6 है। उसमें हम सीखेंगे कि अगर कोई पेयर लीनियर इक्वेशंस का नहीं है तो उसको हम लीनियर इक्वेशन में कैसे रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो बात करते बच्चे टाइम ना वेस्ट करते हुए। देखिए, पेयर जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यानी कि हमने इक्वेशंस को रिड्यूस करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, यानी कि हमें जो गिवन इक्वेशंस होंगी वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस नहीं होंगी, यानी कि लीनियर इक्वेशन नहीं होंगी। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं, क्वेश्चन लिखा है बेटा एग्जांपल नंबर 17 पेज नंबर 63 और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस। ये आपके पास इक्वेशंस है ना, 2/x + 3/y = 13, 5/x - 4/y = -2। तो बच्चे सबसे पहले तो ये देखिए, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब एक ही होता है कि जो वेरिएबल है, जो अननोन्स है इसमें, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना। इट मींस एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है हमने। अब सबसे पहले बात ये आती है कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है। अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर ये लीनियर इक्वेशन नहीं है तो फिर हम किसी भी मेथड से इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमने क्या करना है बच्चे, कन्वर्ट करना है लीनियर इक्वेशंस में। है तो पहले ये देखते हैं क्या ये लीनियर इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो बच्चे देखो, यहां पे लिख रहा हूं मैं साइड में 2/x है, पहली इक्वेशन से दिखा देता हूं, 3/y है = 13, कुछ ऐसा सा है। अब मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो इक्वेशन होती है वो कुछ इस फॉर्म में होती है, ax + by + c = 0। अच्छा, c उधर भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, c इस तरफ रखो या उस तरफ रखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये जो देख रहे हो ना, x और y की जो डिग्री होती है बेटा, पावर, वो क्या होती है बच्चे, आप चेक कर लो, 1 होती है। पहचान ये है कि जो वेरिएबल की डिग्री होती है वो 1 होती है। लेकिन इन दैट केस अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूंगा तो बच्चे यहाँ पे x की पावर 1 है, अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो -1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे y की पावर भी -1 हो जाएगा, = 13। तो बच्चे x की पावर -1 और y की पावर -1, इसका मतलब क्या निकल के आता है कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में ये मैंडेटरी हो जाता है कि x और y की पावर +1 होनी चाहिए और कुछ नहीं, 1 के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो इट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो अगर ये लीनियर इक्वेशन नहीं है तो जिस टाइप की भी इक्वेशन है उसको मुझे कन्वर्ट करना है सबसे पहले लीनियर इक्वेशन में। तो देखिए उसका क्या तरीका है। ठीक है, उसका क्या तरीका है, मैं इसको रफ कर देता हूं फिर बताता हूं आपको। ठीक है, ध्यान से देखना। जैसे कि आपके पास जो क्वेश्चन है, मैं यहां पे लिख रहा हूं एक बार और, 2/x आपको समझाने के लिए, 3/y = 13, एक ये है, और एक मैं साइड में लिख देता हूं दूसरी इक्वेशन को, 5/x - 4/y = -2, एक ये है ना। बहुत अच्छे से दिख रहा है आपको। अच्छा, एक छोटा सा चेंज मैं इसमें करने जा रहा हूं, ध्यान देना बच्चे। क्या मैं 2/x को ऐसे लिख सकता हूं? सिमिलरली 3/y को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? अब ध्यान से देख लें इसको। और सेम चीज मैं यहां पे भी करने जा रहा हूं, 5 × 1/x - 4 × 1/y = -2। बच्चे बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यही स्टेप आ जाएगा, है, तो बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा। लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो अपॉन में वेरिएबल है, मुझे उसको कैसे भी करके ऊपर लेके जाना है ना, मुझे उसको कैसे भी करके ऊपर लेके जाना था। तो बच्चे अब मैं इसको 1/x को लेट से कोई भी लेट कर लूँ, लेट से a b या फिर p q या फिर u v, है ना। तो अगर मैं इसको a मान लेता हूँ तो देखिए क्या बन जाएगा आपके पास, 2a, भाई इसकी जगह a आ जाएगा ना, और ये क्या बन जाएगा, 3b, क्योंकि इसको मैंने b मान लिया होगा, 13। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, 5a - 4b = -2। और अब इनको ध्यान से अगर आप देखो तो बेटा ये कन्वर्ट हो चुकी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में,
है ना, कन्वर्ट हो चुकी है ना। तो सबसे पहले हमने यही काम करना था, ठीक है। अब मैं इसको फेयर में करके दिखा रहा हूँ आपको डायरेक्ट, ठीक है, आप ध्यान देंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चे, पुट कर दिया 1/x को लेट्स से a मान लिया एंड 1/y को मैंने b मान लिया, ठीक है। तो बच्चे ये क्या आ गया यहाँ पे, ये आ गया 2a, देयरफॉर ये आ गया 2a, ये हो गया 3b और ये हो गया 13 एज इट इज। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सिमिलरली ये हो गया 5a माइनस 4b इज इक्वल टू -2 और ये इक्वेशन नंबर 2 हुई। तो बच्चे रिड्यूस हो चुकी है। अब इसके बाद मैं कोई भी मेथड लगा सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि किस मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो ये मेरी चॉइस है, मेरे को जो इजी लगता है, ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इजी होगा मैं उस मेथड से इसको सॉल्व करूंगा। बट मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आप इसको तीनों मेथड से करें, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको तीनों मेथड सिखाए हैं, तो जिससे कि आपके क्या कहते हैं ध्यान में रहे तीनों मेथड्स, तो इसीलिए आपने तीनों मेथड से करना है। बट मैं यहाँ पे किसी एक मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ जो मेरे को बेटर लगता है। तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा दिया जाए। मेरे हिसाब से एलिमिनेशन मेथड बेटर है। तो एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए या तो मेरे को बी के कोफिशिएंट को इक्वल करना है या फिर ए के कोफिशिएंट को इक्वल करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, बी के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 से इंटू करना पड़ेगा मेरे को, है ना, क्योंकि बच्चे इन दोनों का एलसीएम क्या 12 आएगा। अब यहाँ पे 12 बनाना है तो इसको 4 से इसको 3 से इंटू करना पड़ेगा। तो देखिए 4 2 ज़ा 8a प्लस 4 3 ज़ा 12b इक्वल टू 13 4 ज़ा 52 और 3 से इंटू करके 15a, ये माइनस का 12b और माइनस का 3 2 ज़ा 6। अब यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए ऑलरेडी साइन से चेंज है, तो मुझे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिंपली ऐड कर देंगे, है ना। तो ये कैंसिल। अच्छा 15 और 8 कितने होते हैं बेटा, 23, तो प्लस का 23 हो गया ये, ठीक है, ओके। और इस तरफ अगर मैं आऊं तो 52 में से 6 को माइनस करना है, यानी कि 46 आएगा यहाँ पे, है ना, चेक कर लो। ये 12 में से 6 गया 6 और 4 का 4, तो 46 यहाँ पे आ गया। तो ए की वैल्यू बच्चे कितनी आ रही है, 46 अपॉन में 23, तो 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू 2 आ चुकी है। अब a को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा किसी एक इक्वेशन में, किस में करें, चलो पहले में कर देते हैं, दोनों सेम ही है। तो पुटिंग a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट है 2a, a की जगह क्या आएगा बच्चे 2 आएगा, फिर प्लस 3b इज इक्वल टू 13 है। मैं जरा इसको रफ कर दूं पहले, फिर साइड में कराता हूं आपको ना जी। तो आगे देखते हैं। तो बच्चे ये कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4 प्लस का 3b और इज इक्वल टू 13। सो 3b इज इक्वल टू 13 माइनस 4। तो b इज इक्वल टू 13 में से 4 गए कितने बचे 9, और ये 3 इंटू में तो डिवाइड में आ जाएगा, और 3 से 3 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा। तो b की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई, 3 आ गई b की वैल्यू, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3। बट कुछ बच्चे थोड़े से मूर्ख ज्यादा होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने आंसर को यहीं पे छोड़ देते हैं। क्योंकि आप ध्यान दो, क्वेश्चन में आपसे बोला था कि सॉल्व कीजिए, और सॉल्व कीजिए का मतलब ये था कि आपके पास ये 2 इक्वेशन थी, और 2 इक्वेशन में अननोन क्वांटिटी कौन सी थी बच्चे, आप चेक कर लो, x और y तो थी बेटा अननोन। तो आपने तो a और b निकालना है मेरे भाई, तो आपको तो x और y निकालना है ना बेटा। तो आपका क्वेश्चन अभी आगे भी चलने वाला है। तो a और b आने के बाद अब हमने देखो ना इजीली उसको कन्वर्ट किया, है ना, रिड्यूस किया किस फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में, फिर हमने एलिमिनेशन मेथड लगाया और a और b निकाल दिया। अब a और b का यूज करके मैं x और y निकालूंगा। तो ये जो देख रहे हैं ना आप सब्स्टिट्यूशन, इसमें मैं पुट करूंगा और x और y मिल जाएगा। तो ऑन सब्स्टिट्यूशन तो बच्चे सब्स्टिट्यूशन क्या था, 1/x को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था a, और 1/y को b, है ना। तो 1/x
इज इक्वल टू ए क्या है बच्चे 2 और 1/y इक्वल टू बी क्या है 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें भैया, ये उधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो देखो ना x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 आ रहेगी। देखो ये 2 उधर जाएगा और ये 1/2 बन जाएगा। तो x की वैल्यू, या फिर अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो आप रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो। रेसिप्रोकल करते ही देखो ना क्या आ गया, x इक्वल टू 1/2 हो गया, क्योंकि ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है बेटा, और y भी देख लेते हैं। रेसिप्रोकल करने के बाद कितना आ रहा है 1/3 आ रहा है भाई, चेक कर लो। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार आंसर चेक करते हैं और फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो इसका आंसर बिल्कुल ठीक है 1/2 और 1/3। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। देखते हैं फिर इसके बाद एग्जांपल नंबर 18 देखते हैं बेटा। एग्जांपल नंबर 18 सेम काम करना है, इसमें भी सॉल्व करना है। ठीक है, और सॉल्व करने से पहले अगर मैं इक्वेशंस को देखूं तो इक्वेशंस लीनियर नहीं है, तो इसको पहले रिड्यूस करेंगे हम लीनियर फॉर्म में। देखते हैं फिर है। तो देखो, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि आपको इसको थोड़ा सा चेंज करना है कुछ इस तरीके से। जैसे कि 5 को मैंने अलग करके ऐसे लिख दिया 1/x-1, ऐसे कर सकते हैं ना इस चीज को, प्लस 1/y-2 एज इट इज रहने दिया, और ये इक्वल टू में 2। ठीक है, सिमिलरली नीचे 6 इंटू 1/x-1 लिख सकते हैं इसको, और इसको 3 इंटू 1/y-2 इक्वल टू 1। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद क्या करना है, आपने ये चीज देखनी कि यहाँ पे सेम आ जाए बच्चे, है ना। तो अगर यहाँ पे सेम वैल्यू आ जाती है तो उसको आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है, जैसे कि मैंने बताया था पी क्यू यू वी या ए बी, किसी से भी। तो चलो मैं ए बी लेट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्वेश्चन में, मैंने लेट कर लिया 1/x-1 को ए एंड 1/y-2 को b। ठीक है, तो अब आपकी नई इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, अगर ये चीज a बन गई तो ये 5 इंटू ए बनेगा, तो 5a। सिमिलरली ये क्या है b, तो प्लस b और इक्वल टू में 2। ओके, ये क्या बनेगी बच्चे, देखो 6a -3b इक्वल टू 1। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। तो बच्चे दो इक्वेशंस बन चुकी है। अब हम इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो मैं इसको करूंगा बच्चे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, है ना। लास्ट क्वेश्चन हमने एलिमिनेशन से किया था, तो इसको सब्स्टिट्यूशन से देखते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने आपको सिखाया था कि आपने एक इक्वेशन लेनी है। कौन सी इक्वेशन, जो आपको ज़्यादा इजी लग रही है ना। अब इन दोनों में से तो ये बेटर लग रही है, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ। और इक्वेशन नंबर 1 से मैंने b की वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है। तो b की वैल्यू कितनी आएगी आप चेक कर लो, 2। अब ये उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 5a। और मैंने आपसे बताया था इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे, है। अब इस थर्ड इक्वेशन को आपने सब्स्टिट्यूट करना है किसमें, सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट से कैलकुलेट की है ना। तो पुटिंग b is equal to 2 minus 5a in equation number second. In equation number second, that is 6a की -3 इंटू b की वैल्यू क्या है बच्चे, 2 minus 5a, 2 minus 5a इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। सो 6a माइनस, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, 3 to 6 माइनस का हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 3 5 15। ठीक है, इक्वल टू 1 एज इट इज। अब देखो 15a और 6a दोनों प्लस के, प्लस 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 ही होता है। तो ये कितना हो गया दोनों, 21a, है ना। और राइट हैंड साइड में 1 और ये -6 से उधर जाके +6 हो जाएगा। तो 6 और 1 7, डायरेक्ट लिख दो 7। तो बच्चे a की वैल्यू देखिए कितनी आ गई, 7/21। अब साइड में इसको रफ करके यहां पे कराता हूं, बाकी ध्यान देना बच्चे।
तो अब देखो इसको कैंसिल आउट करूंगा तो 7 से 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 1/3 आएगी। तो ये आ गई आपकी ए की वैल्यू। अब ए की वैल्यू को आपने सब्स्टिट्यूट करना है क्वेश्चन नंबर 3 में, तो बी आ जाएगा, है ना। तो पुटिंग a is equal to 1/3 इन इक्वेशन नंबर 3। तो थर्ड इक्वेशन कौन सी है, ये रही। सो b इज इक्वल टू 2 - 5 इंटू a इज इक्वल टू व्हाट 1/3, है ना। सो b इज इक्वल टू 2 - 5/3 आ जाएगा ये, और एलसीएम लेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ रही है 3 to 6 - 5/3, दैट इज b इक्वल टू 1/3। ओ माय गॉड, दोनों वैल्यू सेम आ गई, ए और बी की, है ना। चलिए अब हमने तो क्वेश्चन में एक्स और वाई सॉल्व करना है ना, तो एक्स और वाई निकालने के लिए इन दोनों को हमने सब्स्टिट्यूट करना होगा इसमें सब्स्टिट्यूशन में, है ना। तो चलो देखते हैं एक बार। तो ऑन सब्स्टिट्यूशन तो सब्स्टिट्यूशन में देखिए 1/x - y सॉरी x - 1 इज इक्वल टू a, और सेकंड है 1/y - 2 इक्वल टू b। सो 1/x - 1 इक्वल टू a इज इक्वल टू 1/3, और 1/y - 2 इक्वल टू b की वैल्यू भी है 1/3, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो x - 1 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू चेक कर लो बेटा 4 आएगा ना, 3 और एक ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 4 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके y - 2 इक्वल टू 3 1 = 3, दैट इज y इक्वल टू 3 और 2 5। ठीक है बच्चे, तो x और y की वैल्यू आ गई। एक बार चेक कर लेते हैं। चलो एक बार एक काम करते हैं, क्वेश्चन को वेरीफाई करके देख लेते हैं ना, इसमें पुट करके देख लेते हैं, इससे ये भी बदल जाएगा कि आपकी सही है या नहीं, और फिर दूसरा ये भी है कि आपको वेरिफिकेशन भी समझ में आएगी। तो आपने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 और 2 में पुट करके देखना है। तो मैंने फर्स्ट में पुट किया, तो 5 में एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चे 4 -1 प्लस 1 में वाई की वैल्यू कितनी है 5 -2 इक्वल टू आना चाहिए 2। चेक करते हैं, 5 में देखो 4 में से 1 गया 3, प्लस 1 में 5 में से 2 गया 3 इक्वल टू 2। एलसीएम लेंगे 5 और 1 6 में 3 इक्वल टू 2 और 2 और 2, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई। तो पहली इक्वेशन से तो वेरीफाई हो गई है, दूसरी से भी देख लेते हैं। वैसे जरूरत नहीं है, जब पहली से हो गई है तो दूसरी से भी, चलो छोड़ो, दूसरे से भी डेफिनेटली हो ही जाएगी। आप इसको छोड़ दो, ये नहीं करना आपने, आप बाकी का क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ करता हूँ उसके बाद। अच्छे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 19। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये लगा लीजिए कि 99% इसके चांस रहते हैं एग्जाम में आने के। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ये पंगा क्या होता है। तो एक बार ध्यान से देखेंगे बच्चे, ये मैंने नदी बना दी है, ठीक है। अब इस नदी का जो पानी फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है बेटा, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ओके। और आपकी बोट, ठीक है, आपकी जो बोट है वो भी इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि पानी की ही डायरेक्शन में जा रही है। तो बच्चे उस केस को क्या कहते हैं, उस केस को कहते हैं बेटा डाउन स्ट्रीम। ठीक है, क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप पानी इधर फ्लो हो रहा है और आपकी बोट लेट से यहाँ पे है कहीं पे, ठीक है, और आपकी बोट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी कि पानी के अपोजिट मूव कर रही है, तो बच्चे उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बच्चे अप स्ट्रीम। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अप स्ट्रीम। अब एक बात याद रखना भाई, पानी इधर जा रहा है और आप भी इधर ही जा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है बेटे, आपकी स्पीड जितनी भी होगी आप उससे तेज ही पहुंचोगे, है ना, क्योंकि आपको पानी भी धकेल रहा है इस साइड में। लेकिन अगर आप इधर आ रहे हो और पानी उधर है, तो ऑब्वियस सी बात है आप इधर आ रहे हो लेकिन बार बार पानी आपको पीछे धकेल रहा है,
तो इसका मतलब आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपकी स्पीड में पानी की स्पीड प्लस हो जाती है और इस केस में यानी कि अप स्ट्रीम के केस में आपकी स्पीड में से पानी की स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है, माइनस हो जाती है ना। ठीक है, तो बेटे अब जो बोट की स्पीड आएगी, वो क्या कैसी स्पीड होगी बेटा, इफेक्टेड स्पीड होगी, जो कि पानी से इफेक्ट हो रही होगी, है ना। नहीं तो पानी बोट की स्पीड जो होती है वो स्टिल वाटर में देखते हैं हम हमेशा ना, स्टिल वाटर मतलब रुके हुए पानी में देखते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने मान लिया कि जो बोट की स्पीड है वो स्टिल वाटर में कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और स्ट्रीम की स्पीड, स्ट्रीम मतलब पानी की स्पीड को मैंने मान लिया कि y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी फ्लो हो रहा है ना। अब तो बच्चे इफेक्टेड स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, तो बच्चे डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड क्या रही होगी, जो इफेक्ट होने के बाद आ रही है। देखो बोट की स्पीड तो x है और डाउन स्ट्रीम में यानी कि पानी के साथ ही बह रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है पानी की स्पीड भी प्लस हो जाएगी, तो यानी कि x प्लस वाई किलोमीटर आएगी नहीं आएगी। तो बच्चे क्या आएगी, बी एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, है ना। सिमिलरली इफेक्टेड स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, बी, अब बेटा पानी तो इधर फ्लो हो रहा है बट आप उसके अपोजिट जा रहे हो तो स्पीड माइनस कर देंगे आपकी स्पीड में से पानी की स्पीड को, तो कितनी आएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो आप हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन आता है तो आपने हमेशा जो काम करना है ना बच्चे, वो इफेक्टेड स्पीड पे काम करना होता है। ठीक है, अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आगे चलते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूँ और क्वेश्चन देखते हैं एक बार। ठीक है, देखिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 19, तो एग्जाम्पल नंबर 19 है, अ बोट गोज 30 किलोमीटर, अप स्ट्रीम, यानी कि कोई भी बोट जो है 30 किलोमीटर चलती है, लेकिन कहाँ पे, अप स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम में, और कहता है कि एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और 44 किलोमीटर बेटा कैसे जाती है, डाउन स्ट्रीम। तो मैं एरो डाल के अपने लिए वो कर रहा हूं मैं, है ना, आपको इससे मतलब नहीं है, मैं अपने समझने के लिए लिख रहा हूं। डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स, तो इसमें इस पूरी जर्नी में उसको 10 घंटे लगते हैं, 10 आवर्स। तो पहली सिचुएशन ये रही, और दूसरे में बोला है इन 13 आवर्स, यानी कि 13 घंटे में इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी कि वो अप स्ट्रीम में 40 किलोमीटर और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम में 55 किलोमीटर मूव कर जाएगी, है ना। यानी कि दूसरी सिचुएशन ये हो गई। अब आपसे बोल रहा है डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, तो सबसे पहले लेट कर लीजिए, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चे, तो मैंने बोट की स्पीड यानी कि रुके हुए पानी में बोट की स्पीड को क्या मान लिया है, x किलोमीटर मान लिया है, और पानी की स्पीड को क्या मान लिया है, y मान लिया है। ठीक है ना, y की स्पीड से पानी बह रहा है। अब अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, जैसे कि मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट में भी समझाया था कि आपका जो भी काम होगा वो इफेक्टेड स्पीड से होगा, क्योंकि बच्चे देखो ना, आप अप स्ट्रीम या फिर डाउन स्ट्रीम में जा रहे हो। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो स्पीड है वो इफेक्टेड स्पीड ही ली जाएगी है। अब एक चीज और हम डिस्कस करते हैं, आपको एक रिलेशन तो पता होगा
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो। अब इसी रिलेशन का यूज करके हमने इक्वेशन बनानी है यहाँ पे। अब एक बात बताइए, आप है ना ध्यान देना कि आपको टोटलिंग में क्या चीज गिवन है। मेरा कहना है मतलब टोटलिंग में, तो देखो टोटलिंग में यहाँ पे टाइम ही गिवन है कि भाई इन दोनों डिस्टेंस को कवर करने में टोटल टाइम इतना लग रहा है। तो टोटलिंग में आपको क्या गिवन है, टाइम गिवन है। तो बच्चे कोशिश करो जो चीज आपको टोटलिंग में गिवन हो ना, आपने इक्वेशन भी उसी के रिस्पेक्ट में बनानी होती है ना। तो मतलब मेरे को टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी इक्वेशन को बनाना है। तो बेटा टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा, चेक कर लो, है ना। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम अपनी इक्वेशन को प्रिपेयर करेंगे। अब देखो इसका यूज कर रहा हूं मैं, बार बार कह रहा हूं आपसे, इसका यूज कर रहा हूं। तो डिस्टेंस 30 किलोमीटर का डिस्टेंस, उसको ट्रेवल करने में किस स्पीड से बेटा, अप स्ट्रीम, चेक कर लो अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में मैंने क्या समझाया था कि बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड को माइनस कर देंगे, तो इफेक्टेड स्पीड यही आएगी ना। तो अपॉन में स्पीड लिखेंगे, तो स्पीड कितनी आ रही है, इफेक्टेड स्पीड x माइनस वाई, ठीक है। आई रिपीट, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो स्पीड कौन सी, इफेक्टेड स्पीड। तो इफेक्टेड स्पीड क्या होगी अप स्ट्रीम के लिए, x माइनस वाई होगी। तो यहां पे क्या आ गया बच्चे, टाइम आ गया। टाइम वो टाइम जो 30 किलोमीटर को तय करने में लगा है, ठीक है। अब कहता है कि 44 किलोमीटर यानी कि डिस्टेंस 44 किलोमीटर, लेकिन ये गया कैसे, डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में गया ना, तो डाउन स्ट्रीम में बोर्ड की स्पीड में पानी की स्पीड को प्लस करते थे। अब ये भी टाइम आ गया। ये टाइम कौन सा टाइम आया, 44 किलोमीटर को कवर करने का टाइम आया। अब इन दोनों टाइम को मैं प्लस कर दूंगा तो टोटल टाइम मिल जाएगा। और टोटल टाइम कितना दे रखा है मेरे को, 10 आवर्स। तो यहाँ पे 10 आ गया, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक, बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। भाई 30 किलोमीटर गए किस स्पीड में, अप स्ट्रीम में, तो x माइनस वाई स्पीड आएगी। और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, तो अपॉन में x प्लस वाई इक्वल टू टोटल टाइम लगा था 10 घंटे। सिमिलरली ये वाली देखिए कितनी ईजी हो गई अब, 40 अपॉन में, भाई कौन सी स्पीड है, अप स्ट्रीम है ना, तो x माइनस वाई करूंगा मैं। और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है, तो x प्लस वाई करूंगा डाउन स्ट्रीम के लिए, इक्वल टू 13 आवर्स, 13 घंटे। अब दो इक्वेशन आपके सामने है, और मुझे नहीं लगता कि इसके आगे आपको कराने की भी जरूरत है, बट मैं इसके आगे आपको कराऊंगा। आप ध्यान दें, मैं इसको रफ कर रहा हूं फिलहाल। तो इसके आगे वैसे तो बहुत इजी हो गया है, बट फिर भी देखते हैं एक बार। तो वही वाली बात है, जैसे कि मैं आपको समझा चुका हूं, एक बार और समझा देता हूं। 30 को क्या लिखेंगे बच्चे, 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में x माइनस वाई, है ना। सिमिलरली यहाँ पे प्लस 44 बाहर निकाल के इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में x प्लस वाई। भाई चेक कर लो, ऐसे लिख सकते हैं ना इस चीज को, इक्वल टू में 10 है, ठीक है। सिमिलरली नीचे 40 को बाहर निकाल दिया और 1 अपॉन में x माइनस वाई लिख दिया, ठीक है। और फिर प्लस 55 इंटू 1 अपॉन में x प्लस वाई और इज इक्वल टू 13। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब मैं इस वाली वैल्यू को लेट कर लूंगा। भाई सेम चीज बना के मैं क्या करता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ ना, रिड्यूस करने के लिए इसको लीनियर फॉर्म में, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में रिड्यूस करने के लिए सब्स्टिट्यूट करते हैं ना यहाँ पे। तो चलो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ए बी या फिर पी क्यू या फिर एक्स वाई तो नहीं, एक्स वाई तो है ये, यू वी है ना, कुछ भी। तो चलिए मैंने पुट किया, पुट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। भाई इसी चीज को तो लेट करेंगे ना, तो इसको मैंने लेट कर लिया ए, एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को मैंने लेट कर लिया बी, ठीक है बच्चे। तो आपकी नई इक्वेशन क्या आ गई, चेक कर लो। नई इक्वेशन आ गई आपकी, देखो ना यहाँ पे, देखो चलो यहाँ पे समझ में आएगा। 30 इंटू इसको क्या माना है, ए माना है, तो 30 है, फिर प्लस 44 भी इक्वल टू 10। ये वाली देखिए 40 है, प्लस 55 भी इक्वल टू 13। ओके, तो चलो इसको इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। अब ये बन चुकी है बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना। अब इसको मैं किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकता हूं, चाहे वो एलिमिनेशन हो, सब्स्टिट्यूशन हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो। लेकिन इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड हम अप्लाई करें, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसके कोफिशिएंट थोड़े बड़े हैं। एक काम करते हैं, एलिमिनेशन इजी रहेगा, क्योंकि देखो ना इन दोनों का अगर मैं एलसीएम देखूं ना, तो इनका एलसीएम बेटा 120 आता है, 120 आएगा इनका एलसीएम। तो 120 बनाने के लिए मेरे को इसको 4 से इंटू करना पड़ेगा, और इसको मेरे को सिर्फ 3 से इंटू करना पड़ेगा। तो ज़्यादा कुछ दिक्कत हुई नहीं, ठीक है।
तो देखिए 4 तिया 12, 120 बन गए, और 4 चौक 16 का 6, 4 चौक 16 और 17 यानी कि 176 बी इक्वल टू 40। 3 से किया तो 3 4 12 और 0 128 प्लस 5 पंजे 15, 5 पंजे 15 और 1 16 165 बी ओके इज इक्वल टू 13 इंटू 3 39। ठीक है, इसके बाद साइन चेंज करेंगे बच्चे, अगर सेम है तो साइन चेंज यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन को तो ये कैंसिल। अब दिस माइनस दिस यानी कि 6 में से 5 गया तो 1, 7 में से 6 गया तो भी 1 और b 11 b, और 40 में से 39 तो 1। अब यहाँ पे देखते हैं बाकी पार्ट क्वेश्चन का। तो बेटे b की वैल्यू तो चलो यहीं पे ले लेते हैं। b की वैल्यू कितनी आ रही है 1/11। अब b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है क्वेश्चन नंबर 1 या फिर सॉरी 1 कह रहा हूँ 3 या 4 किसी एक में, तो थर्ड में ही पुट कर देते हैं। तो पुटिंग b is equal to 1/11 in equation number third that is this यानी कि 30 into a प्लस 44 into b की वैल्यू ये रही आपके सामने 1/11। ठीक है, और इक्वल टू 10 है, तो 11 से 4 टाइम्स में ये तो कैंसिल हो गया भैया, तो ये आ गया 30a इज इक्वल टू 10, और देखो ना प्लस का 4 बचा है, उधर जाएगा माइनस का 4 लिख दूं, तो a इज इक्वल टू 10 में से 4 गया 6 अपॉन में 3, और 30 को 5 बारी में काट दिया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/5। यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। आगे देखते हैं। अब a और b तो आ गया है, a और b तो हमने निकाल दिया है ना एलिमिनेशन मेथड का यूज करके, लेकिन हमारा क्वेश्चन में तो हमसे x और y निकालना ना, क्योंकि हमें तो बोर्ड की और स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है जो कि x और y है ना। तो देखते हैं एक बार, मैंने क्या बताया, जब ये चीज आ जाती है तो इसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन में आते हैं ना। तो ऑन सब्स्टिट्यूशन और सब्स्टिट्यूशन में आके हम a और b की वैल्यू डालते हैं। सॉरी 1 था, मैंने 40 लिख दिया गलती से, तो 1 में x माइनस वाई इज इक्वल टू a, और दूसरी सिचुएशन है 1 में x प्लस वाई इक्वल टू b, है ना, ये था सब्स्टिट्यूशन। तो 1 में x माइनस वाई इक्वल टू a कितना बेटे 1/5 है, और सिमिलरली 1 में x प्लस वाई इक्वल टू b कितना है चेक कर लो 1/11 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले थोड़ा सा, तो चलो, तो x माइनस वाई इक्वल टू 5 यही आएगा भैया, और सिमिलरली x प्लस वाई इक्वल टू 11 चेक कर लो, ठीक है यही आएगा। तो 4 इक्वेशन तो यहीं पे हो गई थी, इसको इक्वेशन नंबर 5 और इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं फिलहाल। अब इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे तो x और y आएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ और यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो ऑन सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 और 6 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने पर, तो देखिए ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, ठीक है, वो आगे आप लिख लेना बाय एलिमिनेशन मेथड। आप देखिए यहाँ पे, तो x माइनस वाई इक्वल टू 5 पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 11। अब देखो भाई, देखो ना, चेक करो, कोफिशिएंट तो इक्वल है ना, और साइन भी चेंज है, तो डायरेक्ट ही कर दो ऐड, भाई खत्म, ये 2x हो गया, और ये 11 और 5 16 होता है, और 2 से 8 बारी में कट भी जाता है, तो x की वैल्यू 8 आ गई एक। तो अब x की वैल्यू इसमें किसी एक में पुट करके y निकल जाए, तो चलो 6 में पुट कर देते हैं। तो पुटिंग x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 6, छठी में पुट कर रहे हैं, तो 8 प्लस वाई इक्वल टू 11, तो y इक्वल टू 11 में से 8 गया तो 3 बचेगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 3, ठीक है। तो बेटा अब आपका आंसर तो आ चुका है x और y,
लेकिन मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे लिखने की है। आप ध्यान दें जरा। तो हैंस द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी कितनी आई है बेटा, x ना, तो x कितना आया 8, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर। तो जो बोट की स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर है। एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी कितनी थी बेटा, y ना, तो y कितना है 3, b 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और अगर समझ में नहीं आया है तो मैं आपसे फिर कहूंगा कि एक बार दोबारा से वीडियो को प्ले करें, ठीक है। तो इसके बाद आप एक बार एक्सरसाइज 3.6 सेल्फ ट्राई करें, और हम इस वीडियो में यहीं तक करेंगे। इसके बाद हम 3.6 एक्सरसाइज देखते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।